नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राजधानी में आयोजित कृषि विकास समापन कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद शरीक हुए हैं और इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देश तभी मजबूत हो सकता है जब उत्तर प्रदेश मजबूत हो और उन्नति करेगा। देश प्रगति तब करेगा जब उत्तर प्रदेश प्रगति करेगा। देश तब खड़ा होगा जब उत्तर प्रदेश खड़ा होगा। और उत्तर प्रदेश में कृषि सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। सर्वाधिक किसान उत्तर प्रदेश में है। वहीं 4 जुलाई को राजधानी में आयोजित होने वाले आम महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। प्रमुख सचिव उद्यान राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आम महोत्सव में 200 से ज्यादा वैरायटी के स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही आम, जामुन और लीची से वाइन बनाने के लिए भी मंथन होगा। इस महोत्सव में आम से व्यंजन बनाने के लिए कई कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। तो उसके तहत इसकी मार्केटिंग को कैसा बढ़ावा दे सकते हैं या निर्यात कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, वो हमारी थीम पहले दिन की रहेगी। दूसरे दिन का जो है कि हम इसके उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं। अभी हमारा उत्पादकता बहुत ज्यादा है, लगभग 17 टन एक हेक्टेयर में है, जो नेशनल एवरेज से। वहीं उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कानपुर हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन पर जनता टीवी से खास बातचीत में कानपुर हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन के सवाल पर कहा कि साक्ष्य के आधार पर जांच जारी है। जल्द से जल्द अतीक खिचड़ी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3 जून को हुए कानपुर हिंसा में स्थानीय स्तर पर 3 एफआईआर दर्ज हुई है और अब तक मुख्य आरोपी समेत 58 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सुनिए। साथ उत्तर प्रदेश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, आपका जनता टीवी पे स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, कानपुर हिंसा में एक नया किरदार इस समय सामने दिख रहा है, जो मुख्तार बाबा, जो बाबा बिरयानी का मालिक है। जफर हाशमी, जो कि पीएफआई का कैंडिडेट कहा जाता है, कहा जा रहा है कि वो फंडिंग किया था हिंसे में। इसमें क्या कुछ कार्रवाइयां हुई हैं और किस तरीके से फंडिंग की गई थी? 3 जून को वहाँ जुमे की नमाज के बाद से कुछ उपद्रवियों ने हिंसा की थी और उस संबंध में 3 एफआईआर स्थानीय स्तर पर लिखी गई थी, जिसमें अब तक 58 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मुख्य साजिशकर्ता थे उनकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और स्थानीय स्तर पे एक एसआईटी का गठन करके विवेचना चल रही है और ये सबको बताया जा चुका है कि जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो बहुत ही निष्पक्ष होंगी तथा साक्ष्यों के आधार पे होगी तथा ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई न हो। लेकिन जिस व्यक्ति ने भी इस तरह की सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बीते दिन भी एक हर रोज जांच में खुलासे हो रहे हैं, लेकिन एक किरदार एक और जुड़ गया है। इसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का भी इसमें एंट्री हो गया है और इसमें जो नाम आ रहा है वो अतीक खिचड़ी का आ रहा है। हालांकि वो अभी गिरफ्तारी से दूर है, लेकिन फिलहाल उसको लेकर किस तरीके की जांचें चल रही हैं? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि शेख साहब से एक मैसेज चैटिंग में बात हो रही थी कि वो उनसे चैट कह रहा था कि बम की और जरूरत है, काम हो जाएगा। तो ऐसे में उसको लेकर किस तरीके की जांचें चल रही हैं? अभी जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उसका परीक्षण कराया जा रहा है और अगर इस तरह की कोई चीज़ें आएंगी तो उसको प्रेस से भी अवगत कराया जाएगा और माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया जाएगा। फिलहाल जो भी गिरफ्तारियां होती हैं उसके बारे में स्थानीय स्तर पे मीडिया के साथ शेयर किया जा रहा है और जैसे जैसे इसमें लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और हम लोग साक्ष्य संकलित कर रहे हैं, मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं और कोर्ट्स को अवगत करा रहे हैं। अगर इसमें कहीं और से चैटिंग या इन्वॉल्वमेंट की बात आएगी तो उसमें अवश्य ही कार्रवाई की जाएगी।
सर, मुख्यमंत्री की तरफ से भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत आपके साथ भी मीटिंग हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि जो भी दोषी इसमें संलिप्त हैं उनके पे कठोर कार्रवाई की जाएगी और एनएसए और खासतौर पे गैंगस्टर एक्ट की बात कही गई थी। मैं जानना चाहूंगी कि कितने अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं और साथ साथ किन पर ये जो एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट हो या फिर एनएसए, किन पर ये कार्रवाइयां हुई हैं? गैंगस्टर एक्ट लगाने की एक प्रक्रिया होती है और जैसे ही मुख्य अभियोग में चार्जशीट लगेगा उसके बाद से गैंगस्टर की कार्रवाई होती है, तो वो तत्समय स्थानीय स्तर पे लगाया जाएगा। जहाँ तक एनएसए का सवाल है वो जिला मजिस्ट्रेट के सेटिस्फैक्शन पे और जब पब्लिक ऑर्डर भंग होने पे लगाया जाता है, इस संबंध में स्थानीय स्तर से ही स्थानीय परिस्थितियों को देख के इसमें कार्रवाई होगी। और इसमें लेकिन ये अवश्य है कि सभी दोषियों पे कठोर कार्रवाई होगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे डीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार जी का साफ तौर पे कहना था कि जो भी दोषी हैं उनको सख्त तौर पर सजा दी जाएगी और कोई भी दोषी बचेगा नहीं। हाँ, जांच के दायरे में है, जो भी जिस पे भी आवश्यकता अनुसार लगता है कि वो जो दंडित करने लायक है उस पर एनएसए और साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट के साथ उसको उस पर केस किया जाएगा। कैमरा राजेश के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं राजधानी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में मत्स्य विकास एवं तकनीकी परामर्श पर राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन हुआ। आयोजन में प्रदेश के मत्स्य उत्पादन के स्तर को 2 लाख टन मैट्रिक टन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। साथ ही प्रदेश को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा ताकि ग्रामीण अंचल के लोग और महिलाएं मत्स्य पालन की योजनाओं का सीधे सीधे लाभ उठा सकें। रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम रजा ने मतगणना को लेकर चुनाव आयोग से अपील की है। आसिम रजा का साफ तौर पर कहना है कि निष्पक्ष मतगणना के लिए अगर कुछ समय लगता है तो मतगणना को आगे बढ़ाएं और मतगणना के दौरान हुई घटनाओं की जांच कराई जाए। आसिम रजा ने यह भी कहा है कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना संबंधित अधिकारी ही मतगणना कराएं। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि विधानसभा मतगणना में मंडलायुक्त की मौजूदगी के चलते समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। रामपुर में जिस तरह मतदान हुआ ये आप सब लोगों ने देखा, जिस तरह लोगों की हड्डियां तोड़ी गई, उन पर डंडे बरसाए गए और मतदान स्थल तक जाने से उन्हें रोका गया। गली गली मोड़ मोड़ पर पुलिस खड़ी हो गई और लोगों को जाने नहीं दिया और मतदान को प्रभावित किया गया। ये बड़ा दुखद हुआ और ये इतिहास में एक अजीब व गरीब घटना है कि जब लोगों को अपने मताधिकार इस्तेमाल करने से रोका गया। अब मतगणना होना है। हमारी चुनाव आयोग से ये डिमांड है कि अगर निष्पक्ष मतगणना के इंतजाम में कोई देरी हो सकती है तो वो मतगणना के कार्य को आगे बढ़ा दें और कल के मतदान की पूरी घटना की भी निष्पक्ष जांच कराएं। यदि मतगणना 26 जून को ही होती है तो वहीं एलडीए के चीफ इंजीनियर इंदु शेखर सिंह को रिटायरमेंट से 7 दिन पहले हटाकर आवास बंधु भेज दिया गया। अब समझिए कि माजरा क्या है। असल में चीफ इंजीनियर ने कमिश्नर रंजन कुमार को आवंटित सरकारी आवास में 81,69,000 रुपए से मरम्मत और सजावट करने के प्रस्ताव पर 21 जून को आपत्ति लगा दी। फिर क्या था, 22 जून को एलडीए बोर्ड की बैठक हुई। इसके तुरंत बाद अपर सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने चीफ इंजीनियर को पद से हटाने का पत्र जारी कर दिया। एलडीए में पत्र की कॉपी 23 जून को पहुंची, जिसके बाद चीफ इंजीनियर को रिलीव करने की कवायद तेज हो गई। फिलहाल चीफ इंजीनियर को हटाए जाने के आदेश से मंडलायुक्त रंजन कुमार बचते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जोलन अधिकारियों ने बजट तैयार किया होगा जिसकी उन्हें जानकारी ही नहीं है। मंडलायुक्त रंजन कुमार को A3 मकान बटलर पैलेस में राज संपत्ति की तरफ से आवंटित किया गया था। इसके लिए राज संपत्ति ने इसकी रख रखाव और सजावट के लिए जोनल जो जेई होते हैं उनको इसकी रूपरेखा तैयार करने को दिया। 81 लाख का करीब बजट तैयार हुआ, जिसमें इस बंगले को सजाने और मरम्मत के तौर पर इसकी रकम तय हुई। ये फाइल एलडीए भेजी गई लखनऊ विकास प्राधिकरण में। ये फाइल जब टहलते हुए 21 तारीख को जो इंदु शेखर चीफ इंजीनियर उनके पास पहुंची तो उन्होंने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद 22 जून को जब बोर्ड की बैठक हुई एलडीए में, उसके तुरंत बाद इंदु शेखर को जो चीफ इंजीनियर थे एलडीए के, उनको हटा दिया गया। इसके बाद से ये मकान चर्चाओं में है कि आखिर इस मकान में 81 लाख रुपए
किस तरह लगाए जाने थे। दूसरी तरफ इंदुशेखर को आवाज बंधु से संबद्ध कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद अब सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई हैं। इंदुशेखर को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, क्योंकि 7 दिन बाद उनका रिटायरमेंट था। करीब 3.5 साल से वो लगातार इसी पोस्ट पर चीफ इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे हुए थे। अब इस बंगले को लेकर चर्चा है कि रंजन कुमार के इस बजट को पास न करने की वजह से उनको सजा दी गई और उनको आवाज बंधु से संबद्ध कर दिया गया। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि इस तरह जिस मकान को लेकर रंजन कुमार का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जोनल अधिकारी ने किस तरह से बजट बनाया है और इस बंगले से वो उसमें क्या लगाने वाले हैं, उसमें क्या खर्च करेंगे 81 लाख रुपए में। दूसरी तरफ जो इंदुशेखर है चीफ इंजीनियर, उनका कहना है कि वो मौखिक बजट था, कोई प्रमाणिक नहीं था, किसी भी कंपनी से उसका जो कोटेशन था वो नहीं लिया गया था, इससे मौखिक तौर पर बनाया गया था, इसलिए उन्होंने आपत्ति लगाई थी। फिलहाल एलडी के अधिकारी फिलहाल चुप्पे साधे हुए हैं अभी और इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि वो बजट जो तैयार हुआ इस बंगले के लिए उतने में इसकी मरम्मत या रखरखाव होगा या फिर उसमें संशोधन किया जाता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रखुर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। योगी 2.0 की कैबिनेट में स्वतंत्र देव सिंह के शामिल होने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का प्रावधान है। नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई नाम शामिल हैं, लेकिन इसमें सबसे आगे जो नाम है वो काशी क्षेत्र के संगठन प्रभारी, एमएलसी और विधान परिषद के उपनेता डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य का है। उनसे खास बातचीत की जनता टीवी ने, सुनिए। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इसमें कई नाम चर्चा में है, लेकिन सबसे बड़ा नाम इस समय लक्ष्मण आचार्य जी का चल रहा है, जो लंबे समय से काशी क्षेत्र में इस समय सक्रिय हैं और संगठन में कार्यरत भी रहते हैं और साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। लेकिन फिलहाल इनके प्रदेश अध्यक्ष की कितना मुमकिन है बनना, ये बड़ा जरूरी है सवाल। इनसे ही बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है इस पर। सर, आपका पहले जनता टीवी पे स्वागत है। धन्यवाद सर। इसमें भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। उस फेहरिस्त में काफी लोगों का नाम है, लेकिन उसमें से सबसे जो ऊपर नाम दिखाई दे रहे वो लक्ष्मण आचार्य जी का। लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि लक्ष्मण आचार्य जी का इस नाम पर क्या कहना है? मैं मूलतः जो कार्यकर्ता हूं और हम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण इसी रूप में हुआ है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं सिंहासन चढ़ते जाना। केवल कुर्सी प्राप्त करना यही लक्ष्य नहीं है, जो जिम्मेदारी मिले उसको निर्वाह करना ये हम सबके स्वभाव संस्कार में आता है। भाजपा को देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पे देखा गया कि जो बसपा का कैडर वोट कहा जाता है, जोन वोटर है, उसको हमेशा सेफ जोन में रहती है, लेकिन वो वोटर कहीं ना कहीं भाजपा की ओर लाभान्वित हुए। तो ऐसे में लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया जा सकता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? गोस्वामी जी ने लिखा है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना। कहाँ हमारा कल्याण है, कहाँ हमारा नुकसान है, पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य है, दलितों ने, इस समाज के कमजोरों ने महसूस किया कि आदरणीय मोदी जी के सरकार में, आदरणीय योगी जी के सरकार में ही हमारा कल्याण हुआ। हमें आवास मिला, हमें बिजली मिली, पानी मिला, तमाम योजनाओं से वो लाभान्वित हुए। तो स्वाभाविक है कि जो उनका चिंता करे वो उनके होते हैं। तो इस दृष्टि से आज समाज को महसूस होता है कि उनके कोई कल्याण कर सकता है, उनके हित की कोई बात कर सकता है, उनके लिए कोई काम कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस नाते उनके साथ खड़े हैं। अभी प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें मौजूद है। साफ तौर से देखने को मिला, तो लेफ्ट साइड जहां स्वतंत्र देव सिंह खड़े हुए हैं, तो वहीं पे राइट साइड आप भी खड़े थे, लक्ष्मण आचार्य जी। तो तस्वीरें कभी कभी कहा जाता है कि बोलती भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये संकेत था भाजपा का कि कहीं ना कहीं अब जो भविष्य का जो कमान है भाजपा का प्रदेश का, वो लक्ष्मण आचार्य के हाथों में मिलने वाला है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता उसी योजना का हिस्सा था। उस समय जो योजना थी उससे एक दायित्व पर मैं था, उसके नाते जो पार्टी की जो योजना होती है उसके अनुसार मैं बैठा था। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हो या तमाम और भी संगठन के महामंत्री हो, चाहे BL संतोष जी हो, उन सबका समर्थन है आपके पक्ष में। हमारे यहाँ नेतृत्व का सभी कार्यकर्ताओं को स्नेह मिलता है
और हमारा नेतृत्व और पार्टी के हमेशा कहते हैं कि हमारे भाजपा का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है, तो सभी को स्नेह मिलता तो उसका मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय कार्य समिति का बैठक भी होना है तेलंगाना में। 2 और 3 जुलाई को बैठक का जो तारीख है वो मुकर्रर किया गया है। बताया जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनेंगे इससे पहले उनका ऐलान किया जाए और उसमें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उसमें शामिल होंगे उस बैठक में, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है और ऐसे में उसमें रणनीति भी बनेगी। तो क्या ऐसा कुछ प्रस्ताव आपको मिला है क्या उसमें बैठक में शामिल होने का? न ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है, न ऐसी किसी सूचना को लेकर के मैं उत्साहित हूँ। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लक्ष्मण आचार्य जी। फिलहाल तो बहुत ही नपे तुले जवाब दे रहे हैं, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना था जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा वो सहजता के साथ स्वीकार है और भारतीय जनता पार्टी में पद प्रतिष्ठा मायने नहीं रखता, बल्कि समाज से हम कितने घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं ये सबसे बड़ा हमारा जिम्मेदारी होती है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। भोजपुरी की अब तक की करीबन 28 फिल्मों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं आम्रपाली गुरुवार की देर रात माता विंध्यवासिनी के धाम पहुंची। उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, उन्होंने विधिवत पूजन अर्चन किया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वो बचपन से ही माता विंध्यवासिनी के धाम में दादा और पिताजी के साथ आया करती थी। बचपन से हम लोग आते हैं माता दर्शन और हम क्या हमारे पिताजी हमारे दादाजी सब लोग दर्शन करेंगे। बस माता जी का आशीर्वाद उन पर रहेगा, हम सब पर रहेगा और आगे बढ़ेगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अंबेडकर नगर दौरे के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में संबंधित बैठक की है। इस दौरान उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि कोविड-19 से प्रभावित मरीजों का ठीक से इलाज किया जाए और इलाज में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देश भर में केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का युवा बहिष्कार कर रहे हैं। युवा सड़कों पर निकलकर इस योजना को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के लखना कस्बे से एक अलग ही नजारा सामने आया, जहां इटावा के सैकड़ों युवाओं ने इस अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। दरअसल लखना में द्रोणाचार्य फिजिकल स्पोर्ट अकेडमी से जुड़े कई युवा सेना में अपना भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब उन युवाओं से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का हम समर्थन करते हैं। प्रताप सिंह। कब से तैयारी कर रहे हैं? 2.5 साल हो गया सर। 2.5 साल हो गया। तो सरकार ने जो स्कीम लाई है अभी उसको लेकर क्या आप रखते हैं सोच? नहीं, सरकार की स्कीम सर ठीक है, अधिक से अधिक बच्चों को मौका मिलेगा। 25% परमानेंट भी कर रहे हैं और 12 लाख का अपना ये रिफंड भी है, वो सब स्कीम अच्छा है। लेकिन ये जो अपना आर्मी वालों का है, एयरफोर्स वालों का है, फिजिकल हो गया था, सारा मेडिकल हो गया था, उन लोगों का जो रिटर्न लेना था उसको करना चाहिए था सरकार को। अब वो उन बच्चों ने मेहनत की है, अब लास्ट स्टेज पर अगर उनको नहीं होगा सेटिस्फाइड तो कैसा होगा। और जो है सरकार ने देश हित में किया है, अच्छा ही है, हम तो सपोर्ट करते हैं। युवा ये सड़कों पे निकल कर प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत है? नहीं, ये तो सर बिल्कुल गलत है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। विकास कार्यों की निगरानी को लेकर और जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हफ्ते में 2 दिन जिले में रहकर प्रवास करेंगे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी डीएम को मुख्यमंत्री की इस मुहिम के बारे में गाइडलाइन जारी कर दी है। जी चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भ्रमण करें और सभी जिलों में उनका प्रवास हो। तो अब हम लोगों ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम बन रहा है जुलाई महीने से ही शुरू हो जाएगा, वो प्रत्येक शुक्रवार शनिवार को किसी जिले में प्रवास करेंगे। ईडी के मुद्दे को पीछे छोड़ते हुए अब प्रदेश कांग्रेस अग्निपथ पर आगे बढ़ेगी। इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही इस मुद्दे पर पार्टी प्रदेश भर में 27 जून को सत्याग्रह आंदोलन करने वाली है। 23 जून को ईडी में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की पेशी है। अग्निपथ योजना और आने वाले दिनों में राष्ट्रपति पद पर होने वाले चुनाव के संबंध में प्रदेश कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। इस दौरान एआईसीसी दफ्तर में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रदेश के नेताओं से ईडी के मुद्दे को छोड़कर अग्निपथ योजना पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। दिल्ली में हम गए थे, राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति के इस चुनाव में नामांकन पत्र में जो है अपने हस्ताक्षर करने गए थे, अपना समर्थन व्यक्त करने गए थे। उसके बाद राहुल गांधी जी ने तमाम कांग्रेस के विधायक
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और भी जो हमारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं उनको संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि ईडी का मामला बहुत छोटा है, लेकिन इसके इतर अग्निपथ जो सरकार ने लागू किया है इसके विरोध में कांग्रेस जन जो है नौजवान साथियों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करे और उसी परिप्रेक्ष्य में 27 जून को जो है हर विधानसभा में कांग्रेस के लोग जो है इस अग्निपथ के विरोध में अपना कार्यक्रम आयोजित करने का। राव मार्शल आर्ट अकेडमी हल्द्वानी में 50 बच्चों की एक संयुक्त टीम का गठन उसने किया है, जिसमें रामनगर से 10 बच्चे चुने गए हैं। मुख्य प्रशिक्षक विक्रम सिंह खनी ने बताया कि आगामी 25 से 27 जून को परेड ग्राउंड देहरादून में राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेताओं को हिमाचल में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वुशु प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा और इस दौरान टीम को उनकी ड्रेस वितरित की गई। प्रतिभागियों के साथ उनके परिजनों ने उन्हें देहरादून के लिए विदा किया। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।